नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने मौखिक भाषा के बारे में बात की। आज हम लिखित भाषा के बारे में बात करेंगे। तो लिखित भाषा क्या है? अपने विचारों एवं भावों को लिखकर अभिव्यक्त करना ही लिखित भाषा है। लिखित भाषा में देखो, ज्ञान जो अर्जित ज्ञान होता है उसके स्थायित्व और संरक्षण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लिखित भाषा में ही उसका महत्व संभव है। लिखित भाषा अभिव्यक्ति द्वारा ही बालकों को भाषा का ज्ञान मिलता है, उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, उसे चिंतन और मनन करने की आदत पड़ती है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान मिलता है तथा सांसारिक ज्ञान विज्ञान से परिचय प्राप्त होता है। उसमें क्रियाशीलता का विकास होता है और उसमें साहित्य और शब्द भंडार की वृद्धि होती है। यह सब लिखित भाषा में ही संभव है। अब लिखित भाषा के उद्देश्यों की बात करें तो लिखित भाषा के उद्देश्य शब्द भंडार में वृद्धि भी हो सकती है, स्वतः लेखन बालकों की रुचि भी हो सकती है और बालकों को जो अपनी लिपि है, शब्द मुहावरे लोकोक्तियाँ सूक्तियाँ उनका ज्ञान करवाना भी हो सकता है, सुंदर स्पष्ट लेखन भी हो सकता है। यह लिखित भाषा के उद्देश्य होंगे। अब हम लिखित भाषा के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो महत्व सबसे पहले आएंगे हम साक्ष्यों का रिकॉर्ड संभव। जो भी हमारे संदर्भ स्रोत हैं उनके रूप में लिखित भाषा के माध्यम से ही उसका उपयोग किया जा सकता है, भले ही वो रिपोर्ट हो, सर्कुलर्स हो, नियम पुस्तिका हो या अन्य प्रकार की मुद्रित सामग्री हो। उसका संदर्भ जो भी है वो लिखित भाषा में ही संभव हो सकता है। लिखित भाषा के माध्यम से ही कानूनी साक्ष्य के रूप में भविष्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि हमको जब भी पता चलेगा साक्ष्यों के बारे में तब वो उसका लिखित रूप हो, भले ही वो व्यक्ति ना रहे लेकिन उसके साक्ष्य अगर हैं तो वो लिखित भाषा में ही संभव हो सकता है, मौखिक में नहीं। ठीक है। इसके बाद में लंबी दूरी के संचार में उपयुक्त। लंबी दूरी के संचार में उपयुक्त कैसे होगी कि लिखित भाषा संदेशों को संप्रेषित करने के लिए औपचारिक माध्यम है एवं लंबी दूरी के प्रापकों से संपर्क करने के लिए उपयोगी माध्यम है। इसमें संचारक और प्रापक दोनों ही उपस्थिति एक साथ आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि लिखित भाषा केवल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। जैसे हमारा पत्र व्यवहार जो होता है वो लिखित भाषा के अंतर्गत, या जो भी बुक्स हैं वो लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होंगी। तीसरी बात करें हम तो विस्तृत विषय वस्तु को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त। तो विस्तृत विषय वस्तु क्या होगी? जैसे हमने पुस्तक की बात की तो पुस्तक में जो भी विस्तृत मामला है, यानी मौखिक भाषा द्वारा कम लागत में लंबे विषयों का विस्तार एवं स्पष्ट रूप से प्रापक तक नहीं पहुंचाया जा सकता, परंतु लिखित भाषा द्वारा प्रभावी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कमजोर स्मृति, भूलने संबंधी आदतें, बोलते समय अनुचित शब्दों का प्रयोग इत्यादि समस्याओं का निवारण करने के लिए लिखित भाषा में आसानी से उसके साथ ही किया जा सकता है, क्योंकि उसमें वहीं की वहीं सुधार किया जा सकता है। हम जैसा कि जानते हैं मौखिक भाषा एक बार बोलने के बाद में हम उसमें सुधार नहीं कर सकते, लेकिन लिखित भाषा में हम उसका सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है समय की बचत। समय की बचत कैसे? समय एवं लागत की दृष्टि से लिखित भाषा में अधिक उपयोगी है। जैसे संगोष्ठी होती है, बैठक होते हैं, सम्मेलन इत्यादि में अधिक धन लगता है, जबकि लिखित संचार में डाक द्वारा संदेश प्रेषित करना दूरभाष की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। लिखित में संदेश की फोटोस्टेट के प्रति कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, तो ये लिखित भाषा में समय की बचत भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सामग्री की गोपनीयता। तो सामग्री की गोपनीयता कैसे होगी? लिखित भाषा में ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विषय वस्तु की गोपनीयता एवं निर्वहन संभव है। लिखित भाषा कुछ निश्चित सूचनाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें मौखिक भाषा द्वारा संप्रेषित नहीं किया जा सकता।
तो इसमें क्या है, सामग्री की गोपनीयता रहती है और वो सिर्फ प्रापक और जो लिखने वाला है और जो आपके पास पहुंचाएगा उसी तक सीमित रहती है। इसमें गोपनीयता संभव है। ज्ञान का संरक्षण कैसे? जैसे लिखित रिकॉर्ड के बिना ज्ञान का भंडार को नष्ट करने की आकांक्षा रहती है। लिखित माध्यम से ही ज्ञान का भंडार को जीवित रखने के लिए उपयोगी है, क्योंकि ज्ञान के हर पहलू को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण करने के लिए जीवित और जारी रखना संभव नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति होगा उसका ज्ञान का संरक्षण तभी होगा जब उसके लिखित रिकॉर्ड भी होंगी। फिर उसके बाद में है संशोधन, भूल, सुधार एवं स्पष्टीकरण की संभावना। तो इसके अंदर जैसे नाम से अब हमको पता है कि हमसे कोई गलती हो गई तो उसका संशोधन भी कर सकते हैं, कोई भूल हो गई, कुछ ऐड करना भूल गए तो उसको हम सुधार भी कर सकते हैं, किसी का स्पष्ट उदाहरण करना है तो उसको स्पष्ट रूप से हम उसको बढ़ा चढ़ा के जो भी आप उसमें मूल साक्ष्य डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। तो ये सभी लिखित भाषा में संभव है, मौखिक में नहीं। इसके बाद में अभिलेखीय कार्य। तो विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक आदान प्रदान केवल लिखित भाषा द्वारा ही संभव है। व्यापार में मौखिक भाषा की महत्वहीन समझा जाता है और अविश्वसनीय माना जाता है। लिखित भाषा ही एक ऐसी विषय वस्तु है जो केवल पेपर कार्यों द्वारा संभव है। जैसे नोटिस होता है, अपना स्मरण पत्र होता है, प्रस्ताव पत्र होता है, चार्ट होता है, ये सब अभिलेखीय कार्य लिखित भाषा में ही संभव है। लिखित भाषा द्वारा हम बच्चों को उनकी मनोदशा और उनको संपूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि आप अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कीजिए। तो उसमें क्या है, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता और बच्चा अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर सकता है। देखिए, हम लिखित भाषा के बारे में तो महत्व के बारे में भी समझ गए हैं अभी, लेकिन हम अगर इनका अंतर स्पष्ट करें तो शायद हम और अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे, मौखिक भाषा व लिखित भाषा को। तो मौखिक भाषा क्या होती है, कम स्थायित्व होता है मौखिक भाषा में, लेकिन लिखित भाषा में मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायित्व होता है। मौखिक भाषा सरल होती है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक श्रम साध्य और समय साध्य होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, मौखिक रूप से आप अपनी बात को बोलकर जोड़ देकर अधिक प्रभावी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में यह संभव नहीं है। लिखित भाषा में तो जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक वो संभव नहीं है। मौखिक भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा की अपेक्षा परिवर्तन तेजी से होते हैं, क्योंकि हम बोलकर अपनी बातों में सुधार भी कर सकते हैं। मौखिक भाषा में बात दोहराते समय शब्दों के आगे पीछे भी किए जा सकता है, लेकिन लिखित भाषा में यह संभव नहीं है। उसमें परिवर्तन तेजी से नहीं होता है, उसको वापस लिखने के लिए समय होना चाहिए। फिर मौखिक भाषा में उच्चारण की विविधता होती है, लिखित भाषा में अंतर नहीं आता है। फिर आगे हम बात करेंगे तो मौखिक भाषा क्षेत्रीयता का प्रभाव और दृष्टिगोचर होता है। अपन जैसा कि जानते हैं कि मौखिक भाषा में जैसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसका प्रयोग भी कर लेता है, लेकिन लिखित भाषा में क्षेत्रीयता का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही अन्य विद्यार्थी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, मौखिक भाषा में स्थानीय लहजे की स्पष्टता दिखाई देती है, लेकिन लिखित भाषा में ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे कि मौखिक भाषा में व्याकरण संबंधी नियमों में शिथिलता देखी जाती है, लेकिन लिखित भाषा में अपेक्षाकृत क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध एवं व्याकरण के नियमों से सुसज्जित होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, मौखिक भाषा में तो स्वराघात, बलाघात, हाव भाव आदि बोलने में आवश्यक तत्व होते हैं, जबकि लिखित भाषा में यह तत्व आवश्यक नहीं होते हैं। फिर मौखिक भाषा अस्थायी होती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। अब हम लेखन की विधियां देखेंगे। तो सबसे पहले लेखन की विधियों में अक्षर के रूप में अनुकरण की विधि। तो अक्षर क्या है, अक्षर के रूप में अनुकरण की विधि? तो अपन ने देखा है कि लेखन में अक्षर शब्द
के रूप को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें अक्षरों को आकार सुंदर और सुडौल होना चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं तो शामपट और स्लेट पर, कॉपी पर अक्षरों की बिंदु लगा देते थे और बिंदु लिखकर फिर उन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता था। तो ये अध्यापक द्वारा या फिर जो परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता था। तो उनकी अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता था, उसको बार बार अभ्यास करवाया है। तो इस तरह से हम उसको सीख पाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम स्वतंत्र अनुकरण विधि तथा श्रुति लेखन विधि। देखो, स्वतंत्र अनुकरण क्या होती है? जब छात्र अक्षरों तथा शब्दों को लिखना सीख जाते हैं, तत्पश्चात वह विधि अधिक उपयोगी होती है। इस विधि में छात्रों द्वारा दिए गए गद्यांश को स्वतंत्र रूप से अनुकरण कराया जाता है। श्रुति लेख विधि में अधिक प्रचलन होता है। कैसे होता है प्रचलन? देखो कि इसमें क्या होगा कि लेखन में शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर विशेष महत्व दिया जाता है, यानी वर्तनी शुद्धि पर इसमें सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसके बाद में स्वतंत्र अनुकरण करके उस विधि को जैसे अनुकरण करेगा बच्चा, नाम से स्पष्ट है, जैसे बच्चा अनुकरण करेगा और उस विधि का श्रुत लेखन विधि यानी उसको वह लिखेगा। ठीक है। इसके बाद में मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। तो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है। इसके अंतर्गत लिखते समय हाथ, आँख तथा कान तीनों ही सक्रियता पर बल दिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें? प्लास्टिक या लकड़ी के बने अक्षरों को देखते हैं, फिर उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में इन्हीं अक्षरों पर पेंसिल को घुमाया जाता है। रंगीन पेंसिल का प्रयोग उत्तम रहता है। इस प्रकार बालकों से उसके आँख हाथ से अवगत कराया जाता है। तत्पश्चात प्रथम विधि के अभ्यास को करवाया जाता है और बार बार उसका अभ्यास कराया जाता है, तो उसमें तीव्रता बढ़ जाती है और तीव्रता बढ़ने के बाद में ही वह विधि उसका विधि का जो कार्य है वह संभव हो पाता है। कैसे संभव हो पाता है? कि देखो, हम जानते हैं कि जैसे हमारे मार्केट में देखते हैं हम, तो बहुत तरह के खिलौने होते हैं। उन खिलौनों पर अपना हाथ घुमाते हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने भी होते हैं। तो बच्चे से क्या है, उस पर हाथ घुमाया जाता है और वो कलर पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है। कलर पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो फिर उसके बाद में उसका अभ्यास कॉपी में भी करवाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में होगी जैकार्ड शिक्षण विधि। क्या है जैकार्ड शिक्षण विधि? इस विधि में छात्र अपने लेखन का स्वयं ही सुधार करता है। जैसे कैसे? शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्यों को छात्रों को लिखने को देता है। जो बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य हैं उनको लिखने के लिए देता है। छात्र एक एक शब्द लिखकर शिक्षक द्वारा लिखित शब्दों का मिलान करके अशुद्धियों को शुद्ध करता है। जब वाक्य लिखने लगते हैं तो पुनः मूल वाक्य से मिलान कर लेते हैं और मूल वाक्य को बिना देखे छात्रों को लिखने के लिए कहता है। तो छात्र उसका स्मरण करने के लिए जो लिखने का प्रयास करता है, उसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप लिखने का अभ्यास करना ही जैकार्ड शिक्षण विधि है। यानी एक तरह से अनुकरण करके जो बच्चा बिना देखे लिखे तो वो जैकार्ड विधि कहलाएगी। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे पेस्टोलॉजी विधि। क्या है पेस्टोलॉजी विधि? इस विधि का प्रमुख आधार सरल से कठिन की ओर चलना होता है। इसमें क्या होगा कि अक्षर का ज्ञान पहले करवाया जाता है, फिर अक्षरों की आकृति और विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। तत्पश्चात क्या होगा कि टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना करवाई जाती है जो पहले उन वर्णों को सिखाया गया था। तो वो क्या है, उसके लिए बच्चे के लिए सरल हो जाते हैं। तो क्या है, पहले पूरा अक्षर सीखेगा, फिर उस अक्षरों को तोड़ा जाएगा और जो उन शब्दों की रचना करवाई जाएगी जो पहले सिखाए गए थे, तो वो बच्चे उसका अभ्यास कर करके वो बच्चों के लिए सरल हो जाता है। आगे है नमूना लेख विधि। देखो, नमूना आधारित विधि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत बालकों को नमूना लेख दिया जाता है। वे लेख के तत्वों का विश्लेषण करते हुए फिर एक समांतर गद्य लिखते हैं।
जो कमज़ोर छात्र होते हैं ना, उनके लिए यह नमूना बहुत सहायक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि दे दिया जाता है कि यह नमूना है और इससे इस तरह से आप को यह कार्य करना है। परंतु क्या होगा, जो बुद्धिमान बालक होते हैं वह प्राय इससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि उन्हें जैसा नमूना दे दिया गया वैसा ही कार्य करना पड़ेगा, तो सृजनात्मकता और मौलिकता का प्रदर्शन का अवसर जो होशियार छात्र होते हैं उनमें नहीं होता है। तो इस तरह से जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए नमूना आधारित विधि आवश्यक होती है। इसके बाद में है प्रक्रिया आधारित विधि। तो देखो, लेखन कार्य प्राय एक चिंतन प्रक्रिया मानी जाती है। सम्मिश्रण लिखते समय क्या है कि देखो, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लिखते समय भी हमको सोचना भी पड़ता है, विचारों का संगठन भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में संदर्भ का ध्यान भी रखना पड़ता है। और जैसा कि प्राय माना जाता है कि संकुचित प्रक्रिया नहीं होती है, यह एक श्रेणीबद्ध प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए देखो, खाका बनाने की प्रक्रिया में लेखक को कोई नया विचार आ सकता है। कुशल लेखकों के पास एक लचीली योजना होती है जिसमें लिखते समय परिवर्तन आता रहता है। तो यह होगी प्रक्रिया आधारित विधि, यानी इसके अंदर भी हम लचीलापन ला सकते हैं ताकि हमको कोई भी बात ऐड करनी हो तो उसको हम ऐड कर सकें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे चर्चा आधारित विधि। तो चर्चा आधारित विधि क्या होगी? भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी में भाषा में संप्रेषण करने की क्षमता विकसित किया जाए। अब संप्रेषण कैसे, कि अपने विचारों को वह कैसे आदान प्रदान करेगा, तो उसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का अभ्यास किया जाए। तो उसका अभ्यास करने के लिए वह जैसा चर्चा करेगा वैसे चर्चा करने के बाद में ही उस चीज़ को वो लिखे।